आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वह है कृत्रिम गर्भाधान। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, देखिए पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है। तो वह होता है प्राकृतिक, कृत्रिम और भ्रूण प्रत्यारोपण, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ओके, ये इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि कौन सा एआई कृत्रिम गर्भधान तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज किया जाता है। तो वह भैंस के अंदर किस तरीके से तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टो योनिक के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं यानी कि इसकी व्याख्या की कि विश्व में प्रथम कृत्रिम गर्भधान यानी कि 1777 ईस्वी में लाफाज सेल्यूलियंजी द्वारा किया गया। भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भधान 1939 ईस्वी में डॉक्टर संपत कुमार यानी कि मैसूर डेयरी फार्म कर्नाटक द्वारा किया गया। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा प्रथम बफेलो कॉफ यानी काफ जो है उसका जन्म हुआ 1946 में इलाहाबाद कृषि संस्थान उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अब बात आती है भेड़ का प्रथम जो क्लोन है वह डोली है। ठीक है, यानी डोली है जुलाई यानी कि 1996 में स्कॉटलैंड के अंदर। ठीक है, गाय का प्रथम क्लोन जो है वो कागा है, यानी जुलाई 1998 के अंदर जापान के अंदर। भैंस का प्रथम क्लोन जो है प्रथम ही है, फरवरी 2009 करनाल भारत के अंदर हुआ था। भैंस का द्वितीय क्लोन जो है वो गरिमा है, जून 2009 करनाल भारत के अंदर हुआ। ठीक है, अब बात आती है कृत्रिम गर्भधान यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की विधियों की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुद्दा योनि विधि। ठीक है, यानी कि रेक्टोविजाइनल मेथड, यानी कि गाय भैंस के अंदर यूज किया जाता है। और वेजाइनल स्पेकुलम विधि जो है, वेजाइनल स्पेकुलम जो मेथड है वह भेड़ बकरी के अंदर यूज किया जाता है। वेरी मोस्ट है, याद रखिएगा। वेजाइनल विधि जो है यानी वेजाइनल मेथड यानी घोड़े के अंदर यूज किया जाता है, यानी घोड़े के अंदर यूज किया जाता है। और क्रेक स्क्रू पीपीटी मेथड जो है वो सूर्यों के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कृत्रिम गर्भधान मुख्यतः निम्न कारणों से सर्वमान्य नहीं है। तो राइट आंसर हमारा जो इसमें हो जाएगा निम्न गर्भधान दर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गाय के कृत्रिम गर्भधान यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के समय वीर्य जमाव यानी सेमन डिपोजिशन हेतु श्रेष्ठ संस्थान जो श्रेष्ठ स्थान है, तो वह स्थान कौन सा होता है, तो मध्य गर्भाशय ग्रीवा होता है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, यानी कि व्याख्या देखें इसकी, तो कृत्रिम गर्भधान द्वारा पशुओं को गर्भित कराने की विधि का अध्ययन निम्न चरणों में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वीर्य को एकत्रित करना, सेकंड वीर्य का परीक्षण करना, थर्ड वीर्य का तनुकरण और वीर्य का भंडारण, और फिफ्थ ऑप्शन आता है यानी कि फिफ्थ पॉइंट हमारा जो आता है वो मादा में वीर्य संचयन होता है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इसमें क्या कि एक गाय के गर्भधान के लिए मध्यकाल का उपयुक्त समय जो है वह कैसा होता है, तो मध्यकाल का अंत होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गाय के पाली में आने के पश्चात कृत्रिम गर्भधान हेतु उपयुक्त समय जो होता है वह कौन सा होता है, तो 12 से 18 घंटे के पश्चात होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गाय के जनन अंग में अंडाणु के जीवित रहने की जो अवधि होती है वह कितने घंटे की होती है, 120 घंटे की होती है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जमे हुए वीर्य को यानी कि वीर्य को तापमान पर तरल नाइट्रोजन में सुरक्षित और संग्रहित किया जा सकता है, तो वह -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। ठीक है, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कृत्रिम गर्भधान केंद्र यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर पर वीर्य किस तापमान पर भंडारित किया जाता है, तो वह किया जाता है हमारा यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रसायन वर्तमान में सुरक्षित वीर्य को शीतलन, ठीक है, यानी कि रेफ्रिजरेट करने के काम में लिया जाता है, तो वह द्रव्य नाइट्रोजन के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वीर्य में उपस्थित शर्करा का जो नाम है वह क्या होता है, तो वह होता है
फ्रैक्टोज होता है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हिम आच्छादित वीर्य में, ठीक है, बैल के शुक्राणु हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त हिम संरक्षण अभिकर्ता है, तो वह है हमारा ग्लिसरीन। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि कृत्रिम गर्भधारण करते समय वीर्य के स्ट्रो को तापमान पर 0.5 से 1.20 मिनट तक गलाना चाहिए, तो वह 35 से 37 डिग्री सेल्सियस पर गलाना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसकी व्याख्या देखिए, कृत्रिम गर्भधारण करने से पहले शुक्राणु को एक्टिव करने के लिए स्ट्रो को 30 सेकंड के लिए लगभग 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पानी में डालते हैं, जिसे थ्रोइंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कृत्रिम गर्भधारण के लिए एक मिनिस्ट्रा में कितनी सीमन की मात्रा होती है, तो वह होती है 0.25 ml, ठीक है। राजस्थान में कृत्रिम गर्भधारण के काम फ्रेंच मिनी स्ट्रो ली जाती है, जिसमें वीर्य की जो मात्रा ली जाती है वह 0.25 ml रहती है, और ये आपके पशु परीक्षण के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात आती है एक सांड गर्भधारण करने के लिए कितने समय में तैयार होता है, तो वह होता है 3 से 3.5 वर्ष में, यानी सेकंड ऑप्शन हमारे इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक सांड का गर्भधारण करने के लिए 3 से 4 वर्ष में तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नर ऊंट में मध्यकाल का विशिष्ट लक्षण जो है वह क्या है, तालू को फुलाकर बाहर निकालना या गुलला करना, ठीक है। तो ये यानी कि ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गायों में गर्भकाल होता है, तो गाय में जो गर्भकाल होता है वह 280 से 285 दिन का होता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। अब बताती है हमारे मादा पशुओं में प्रजनन संबंधी जानकारी की, यानी कि जो गाय है प्रथम बार प्रजनन की जो आयु भारतीय नस्लों में होती है वो 36 से 40 माह और संकर के अंदर होती है 22 माह, ठीक है। मध्य चक्र की अवधि 21 दिन की होती है, मध्यकाल की अवधि 10 से 24 घंटे की होती है, प्रजनन का जो उचित समय होता है वो मध्यकाल के अंतिम 8 घंटे होता है, और गर्भकाल जो दिन होता है वो 281 होता है, ठीक है। भैंस की बात करें तो प्रथम बार प्रजनन की जो आयु होती है भारतीय नस्लों में 36 से 42 माह होती है, मध्य चक्र की अवधि 21 दिन की होती है, मध्यकाल की अवधि जो होती है 12 से 36 घंटे की होती है, और प्रजनन का उचित समय मध्यकाल के अंतिम 8 घंटे होते हैं, और गर्भकाल का जो दिन होता है वो 310 दिन होता है। बकरी की बात करें तो प्रथम बार प्रजनन की आयु जो होती है भारतीय बकरियों में 15 से 19 माह होती है, मध्य चक्र की अवधि जो होती है वो 21 दिन की, मध्यकाल की अवधि जो होती है वो 1 से 2 दिन की होती है, प्रजनन का उचित समय जो माना जाता है मध्यकाल का अंतिम 8 घंटे होते हैं, ठीक है। और गर्भकाल का जो दिन माना जाता है 154 दिन का होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भेड़ की बात करें तो इसमें यानी कि 12 से 18 माह होता है, ठीक है, 12 से 18 माह। मध्य चक्र की जो अवधि की बात करें तो 16.5 दिन का होता है, मध्यकाल की अवधि की बात करें तो यानी कि 1.5 दिन का होता है, ठीक है, और यानी 1 से 1/2 दिन का होता है, ठीक है। मध्यकाल प्रजनन का उचित समय यानी कि अंतिम 18 घंटे होता है, और गर्भकाल का जो दिन होता है 147 दिन का होता है, ठीक है। अब बात आती है कि गाय की नेक्स्ट क्वेश्चन कि गाय में गर्भावधि होती है तो वह होती है 282 दिन की, ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। गाय में गोमूत्रेजना कितने घंटों तक रहती है, तो वह रहती है कितने घंटे तक, तो वह होती है हमारे यानी कि गाय के अंदर 12 से 24 घंटे तक की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैंस की सामान्य गर्भावधि की लंबाई जो होती है वह कितनी होती है, तो वह कितनी होती है, देखिए, तो वह होती है हमारी 310 दिन की होती है भैंस के अंदर, ठीक है। कितने दिन की होती है, 310 दिन की, वेरी मोस्ट है, काफी बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। और 280 जो होती है वह गाय के अंदर होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, और 410 दिन याद रखिएगा ऊंट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बकरी में औसत मचक्कर की जो अवधि होती है वह होती है 21 दिन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें देखिए कि भेड़ में मचक्कर की जो अवधि होती है ना वह कितने दिन की होती है, तो वह होती है हमारी 16.5 दिन यानी कि 16.5 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बकरी का औसत गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो बकरी में जो औसत गर्भकाल होता है वो 148 से 156 दिन का होता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा इसमें
यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मांस वाली नस्लों यानी भेड़ों में गर्भकाल के दिन होते हैं, तो वह होते हैं 144 से 147 दिन, यानी कि डी यानी बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गाय में मधुचक्कर की जो लंबाई होती है ना, वह कितने दिन की होती है? वह 18 से 24 दिन की होती है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से असत्य कथन है, तो भैंस का गर्भकाल अवधि गाय से अधिक होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि 281 तो होती है गाय की और भैंस की होती है 310 दिन। भैंस और गाय की मधुचक्कर अवधि जो समान होती है, समान होती है, ठीक है। बकरी का गर्भकाल अवधि भेड़ से कम होता है, तो यह यानी कि गलत हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बछड़ी प्रजनन योग्य हो जाती है लगभग कब? 4 से 5 वर्षों में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वह होती है 60, यानी कि डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या 60 यानी कि 58 एक्रोसेट्रिक ऑटोमॉस प्लस 2 सेप्टोमेरिक सेक्स क्रोमोसोम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रोग सांड द्वारा प्राकृतिक प्रजनन विधि द्वारा संचारित यानी संचारित होता है? तो वह होता है ब्रुसेलोसिस, ठीक है। ये इसकी व्याख्या है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि निम्न में से किसकी कमी पशुओं में प्रजनन से संबंधित है? तो वह है विटामिन ई से, ठीक है। पशुओं में विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, जिसे वंध्यता रोधी घटक जाता है, ठीक है, घटक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रुमेन में अमोनिया और कूल वी एफ ए का स्केंद्रण किसके लिए स्रोदिक है? तो वह है हमारा भेड़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मोलिब्डेनोसिस बीमारी मवेशियों के आहार में किसके असंतुलन के कारण होती है? तो मोलिब्डेनोसिस बीमारी मवेशियों में आहार में किसके असंतुलन के कारण होती है? तो वो मोलिब्डेनम और कॉपर के कारण होती है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। अब हमारी बात आती है थर्ड नंबर पॉइंट, यानी बंध्याकरण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बंध्याकरण या जन नाशन की किस विधि में ब्रिटिशो कास्टेट का उपयोग किया जाता है? तो वह बंद विधि के लिए किया जाता है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बंध्याकरण यानी कांस्ट्रेशन के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है? तो वह होता है बर्डिजो कास्टर, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बछड़े के बंध्याकरण का सही समय जो है वह कौन सा होता है? तो वह 8 से 10 सप्ताह का होता है, ठीक है। बात आती है पशुओं में बंध्याकरण की आयु एक दृष्टि में देखें तो गाय तथा भैंस के बछड़े के अंदर जो बंध्याकरण की जो आयु होती है यानी कांस्ट्रेशन कब किया जाता है? 8 से 10 सप्ताह में किया जाता है। बकरे के बच्चे के अंदर 3 सप्ताह में, भेड़ के मेमने में 2 सप्ताह में, सुअर के बच्चे में 1 से 4 सप्ताह में और घोड़े के बच्चे में 12 से 14 सप्ताह में किया जाता है, ठीक है। और बंध्याकृत नर पशु को बुल कहा जाता है। बंध्याकृत जो नर पशु होता है ना उसको बुल कहा जाता है। बंध्याकृत नर बकरे को वेडर कहा जाता है और बंध्याकृत नर मादा यानी कि बंध्याकृत मादा पशु को स्प्रिंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात आती है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सांड के बंध्याकरण की जो उम्र होती है ना वह कितनी होती है? तो वह 3 वर्ष होती है, ठीक है। सांड के बंध्याकरण की जो उम्र होती है 3 वर्ष होती है, जबकि सिंग रोदन 7 से 15 दिन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी निदानिक स्थिति बंध्याकरण नर मवेशियों में अधिक देखी जाती है? तो वह यूरोलिथियोसिस में देखी जाती है, ठीक है। यूरोलिथियोसिस अर्थात गुर्दे की पथरी निदानिक स्थिति बंध्या नर मवेशियों में अधिक देखी जाती है, ओके। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक यानी कि फोर्थ नंबर टॉपिक यानी कि संकर प्रजनन की बात करें। कौन सी प्रजनन पद्धति से नई नस्ल पैदा की जाती है? तो वह क्रॉस ब्रीडिंग से की जाती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अब इसकी व्याख्या देखिए तो
संकरण प्रजनन यानी क्रॉस ब्रीडिंग के प्रकार की बात करें तो क्रिस क्रॉसिंग के अंदर क्या होता है कि इस विधि से दो अलग अलग नस्लों के एक ही प्रजाति के पशुओं का आपस में प्रजनन करवाया जाता है। इस विधि से मादा और उसकी संतान को बेहतर किया जा सकता है। ठीक है। ट्रिपल क्रॉसिंग के अंदर क्या होता है, देखिए ट्रिपल क्रॉसिंग क्या है कि इस विधि से दो अलग अलग नस्लों के एक ही प्रजाति के पशुओं का आपस में प्रजनन करवाया जाता है। थर्ड नंबर पॉइंट यानी कि बैक क्रॉसिंग, यानी बैक क्रॉसिंग क्या होता है, इस विधि से एक शुद्ध नस्ल के पशु का प्रयोग कर संकर नस्ल को एक शुद्ध नस्ल में बदलने के लिए किया जाता है। इस विधि का जो पशुओं की अनुवांशिकी का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक करते हैं। ठीक है, यानी कि बैक क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पीनू इनमें से किन प्रजातियों के बीच का संकरण है। तो पीनू जो है याक व गाय के बीच का संकरण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या देखिए कि पीनू जो है याक और गाय का क्रॉस है। खच्चर की बात करें तो गधा और घोड़े के क्रॉस है। इसारडेल भेड़ की बात करें तो मेरिनो मेंढा और बीकानेरी भेड़ का क्रॉस है। और फिर आता है जेब्राइड। जेब्राइड की बात करें तो घोड़ा और जेब्रा मादा का क्रॉस है। हिनी की बात करें तो घोड़ा और गधे का क्रॉस है। और कैटलो की बात करें तो अमेरिकन भैंसा और अमेरिकन गाय का क्रॉस है, कैटलो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हीनी प्रसंकरण किन पशुओं का क्रॉस है। तो हीनी जो है ना घोड़ा और गधी का क्रॉस है, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक संकर बच्चे की प्रथम ब्यात की आयु होती है, तो वह होती है 20 से 24 माह होती है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, असंबंधित नर व मादा पशुओं के संभोग कर की विधि को क्या कहते हैं। तो वह होता है बहिर्प्रजनन, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। यानी कि आउट ब्रीडिंग यानी कि बहिर्प्रजनन क्या होता है कि इस विधि में प्रजनन हेतु पशुओं का प्रयोग किया जाता है जिनमें पिछली 4 से 6 पीढ़ी में कोई संबंध नहीं होता। इसकी निम्न विधियां हैं, क्रोमंती हो गया, ठीक है, ग्रेडिंग अप हो गया, ठीक है, प्रसंकरण हो गया, संकरण हो गया, बिन संकरण हो गया, ठीक है, अतः प्रजनन हो गया, यानी कि इन ब्रीडिंग हो गया। इस विधि में प्रजनन हेतु पशुओं का जो प्रयोग किया जाता है ना, जिनमें पिछली 4 से 6 पीढ़ी में कोई भी संबंध नहीं होता, इन ब्रीडिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के बीच संगम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वह किया जाता है बहिसंकरण का किया जाता है, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सगी बहन व सगे भाई का भाई या पिता व बेटी या माँ व बेटे के मध्य मैथुन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो वह कहा जाता है क्लोज ब्रीडिंग कहा जाता है। ठीक है, बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि गाय की नस्ल यानी कि फ्रिजवाल किसकी, यानी फ्रिजवाल होगा, फ्रिजवाल नहीं होगा ये, फ्रिजवाल के बीज का क्रॉस से विकसित की गई है। तो वह किसके क्रॉस से विकसित की गई है, तो वह विकसित की गई है किससे, होल्स्टोन यानी कि साहिवाल होल्स्टोन फ्रिजन के संकरण से। फ्रिजवाल यानी फ्रिजवाल जो है, यानी फ्रिजवाल की बात करें ना तो वो थारपाकर इंटू होल्स्टोन फ्रिजन हो जाएगा, लेकिन साहिवाल और होल्स्टोन फ्रिजन की बात करें तो फ्रिजवाल हो जाएगा। ठीक है, फ्रिजवाल हो जाएगा, और फ्रिजवाल लिखा हो तो होल्स्टोन फ्रिजन इंटू थारपाकर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। व्याख्या देखें, देखिए यानी कि एनडीआरआई करनाल द्वारा विकसित की गई संकर गाय की नस्ल जो है, कर्ण स्विस की बात करें तो ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल का संकरण है। कर्ण फ्रिज की बात करें तो होल्स्टन फ्रिजो इंटू थारपाकर, मैंने बताया अभी कर्ण फ्रिज जो लिख दिया जाए कर्ण फ्रिज होल्स्टन फ्रिजो इंटू थारपाकर हो जाएगा। ब्राउन स्विस की बात करें तो ब्राउन स्विस यानी ब्राउन स्विस इंटू रेड सिंधी का क्रॉस है। वृंदावनी की बात करें तो ब्राउन स्विस इंटू होल्स्टन फ्रिजो जर्सी और हरियाणा का क्रॉस से बनी है। IVRI इज्जतनगर द्वारा विकसित नस्ल है यह। फ्रिजवाल की बात करें तो होल्स्टन फ्रिजवाल की बात करें ना, फ्रिजवाल की बात करें तो होल्स्टन फ्रिजो इंटू साहिवाल, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसका है। जर्स सिंध की बात करें तो जर्सी इंटू रेड सिंधी का क्रॉस है। और जर्स थार की बात करें ना तो जर थार जो है जर्सी इंटू थारपाकर का क्रॉस है। जम जम का हाफ की बात करें तो जर्सी इंटू साहिवाल इंटू होल्स्टन फ्रिजन का क्रॉस है। ठीक है, अब बात आती है कर्ण फ्रिज की। तो कर्ण फ्रिज जो है यानी कर्ण फ्रिज गाय की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो वह हुई है एनडीआरआई करनाल हरियाणा से हुई है। थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। अब बात आती है यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मुर्रा एवं सूरती नस्ल की भैंस से संकरण से उत्पन्न जो है नस्ल वह कौन सी है, तो वह महसाना है। ठीक है, इसकी व्याख्या है, देख सकते हैं आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मैसाना नस्ल किन दो नस्लों के संकरण से तैयार की गई है? तो वह विकसित की गई यानी तैयार की गई है मुरा और सुरती के संकरण से तैयार की गई है। वेरी मोस्ट है, काफी बार क्वेश्चन ये रिपीट होता रहता है, और अभी जो एमपीयूटी एग्जाम 2023 के अंदर जो हुआ था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। वेरी मोस्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अविकालीन अविकालीन भेड़ की नस्ल तैयार की जाती है? तो वह तैयार की जाती है चोकला इंटू रैम्बुलेंट से, ठीक है, यानी कि सॉरी, मालपुरा इंटू रैम्बुलेंट से, मालपुरा इंटू रैम्बुलेंट से तैयार की जाती है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। यानी कि जो अविकालीन जो भेड़ की नस्ल है ना, वह मालपुरा इंटू रैम्बुलेंट से तैयार की जाती है, ठीक है। व्याख्या देखें तो अविकालीन नस्ल भेड़ की रेम्बुलेंट नस्ल के मेरिनो मेंडो नर तथा मालपुरा नस्ल की भेड़ों मादा के संकरण से तैयार की गई है। इन्हें भी केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा पर विकसित किया गया, ठीक है। और विशेषता की बात करें तो इस नस्ल की भेड़ की ऊन पतली होती है। एक वर्ष की उम्र पर इस नस्ल की भेड़ों का शारीरिक वजन जो होता है 25 किलोग्राम होता है। उपयोगिता की बात करें तो भेड़ों से 6 माह में लगभग 1.13 किलोग्राम ऊन प्राप्त होता है। भेड़ों में टॉपिंग यानी जो टॉपिंग क्या यानी टपिंग जो होता है यानी 97.95 वह मेमनों के पैदा होने का, यानी कि वेरी मोस्ट है, ये याद रखिएगा। इन भेड़ों में जो टपिंग जो होता है ना, वो 97.95 वह मेमनों के मादा होने का प्रतिशत जो होता है वो 81.47 होता है, ठीक है। ऊन से उत्तम किस्म की कालीनों यानी कि कालीनें बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अविकालीन नस्ल है? तो वह है भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संकर नस्ल की गाय की प्रथम बार मद में आने की औसतन आयु जो होती है वह कितनी होती है? तो वह 15 होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दूध दोहन यानी दुग्ध स्त्रावण काल व स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, देखिए कि डेयरी पशुओं के दूध दोहन की सही विधि क्या है? तो वह कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी पूर्ण हस्त विधि, मुट्ठी बांधकर, यानी कि फुल हैंड मेथड हो जाएगी, ठीक है। यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसकी थ्योरी है, ये देख लीजिए, यानी व्याख्या है इसकी, देख लीजिए आप। ये इसकी थ्योरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है इसमें, देखिए कि नकलिंग किसकी विधि है? तो नकलिंग जो है वह गाय व भैंस के अंदर दूध निकालने की विधि है, ठीक है, नकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस पशु से पूर्ण दूध दोहन प्रक्रिया पूर्ण करने में कितना समय लगता है? तो वह लगता है 5 से 7 मिनट, ठीक है। तो यानी कि राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 5 से 7 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो इसमें दोनों दे रखे हैं, तो इसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 5 से 7 मिनट लगते हैं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गाय में दूध निकालने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो वह कौन सा हो जाएगा? फिस्टिंग यानी फुल हैंड मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गाय की दूध नाड़ी जो है यानी वाइन जो वाइन में होता है तो वह होता है खून होता है, ठीक है। ये इसकी व्याख्या है, देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि दुग्ध स्राव को कहा जाता है, तो दुग्ध स्राव को लैक्टोजेनेसिस कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो देखिए, यानी दुग्ध स्राव को लैक्टोजेनेसिस कहते हैं, और इस क्रिया को संपन्न करने या दूध को उतारने में ऑक्सीटोसिन हार्मोन सहायक होता है, जिसके प्रभाव से दूध को आसानी से निकाला जाता है। दुग्ध निर्माण हेतु यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध चढ़ाने हेतु एड्रेलिन हार्मोन सहायक होता है। दूध का जो पीला रंग होता है वह कैरोटीन की वजह से, और दूध का सफेद रंग जो होता है वो कैसिन की वजह से होता है। वेरी मोस्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि दुग्ध के स्राव के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन होता है ना, वह कौन सा होता है? तो ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। यानी राइट ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को दिया जाता है, तो दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु यानी कि गाय को प्रोलैक्टिन दिया जाता है, यानी ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गाय के दूध का जो पीला रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है। यानी बी ऑप्शन हमारा यानी सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। तो दूध में लोहा तत्व यानी Fe की कमी पाई जाती है। दूध में 67% कैल्शियम पाया जाता है, 35% मैग्नीशियम और 44% फास्फेट पाया जाता है, यानी फास्फोरस शामिल होता है। ठीक है, दूध में पाए जाने वाले तत्व है। अब इनकी मात्रा की बात करें ना, तो पोटेशियम की मात्रा कितनी पाई जाती है, 1390 से 908 पाई जाती पीपीएम पाई जाती है। फास्फोरस की बात करें तो 1290 से 1200 पाई जाती है। सोडियम की बात करें तो 750 से 317 पीपीएम पाई जाती है। मैग्नीशियम की बात करें तो 200 से 91.9% पीपीएम पाई जाती है। जिंक की बात करें तो 6.50 से 6.26 पीपीएम पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि सामान्य दूध का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है। सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है, तो वह होता है, सामान्य दूध का पीएच मान जो होता है वह कितना होता है, तो वह 7.0 से कम होता है, 7.0 के बराबर होता है, 7.9 से अधिक होता है, या 8.0 के बराबर होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, 7.0 से कम होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। व्याख्या की बात करें तो वेरी मोस्ट है, देखिए दूध का पीएच मान की बात करें तो 6.5 से 6.7 होता है, औसतन 6.6। ठीक है, गाय के दूध का पीएच मान जो होता है वो 6.6 होता है, भैंस के दूध का पीएच मान 6.8 होता है, और बकरी के दूध का पीएच मान की बात करें ना तो 7.4 होता है, इसीलिए इस बकरी का दूध क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अब बात आती है ताजे दूध का पीएच मान की। ठीक है, ताजे दूध का जो पीएच मान होता है ना वह कितना होता है, तो वो 6.7 होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गाय के साधारणतः ताजा मीठे दूध का पीएच मान जो होता है ना वह कितना होता है, तो 6.4 से 6.6 पीएच होता है। वेरी मोस्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भैंस के दूध में वसा रहित ठोस यानी कि SNF मानक जो होता है ना वह कितना होता है, 9.2% होता है। अब इसकी व्याख्या देखें तो खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 के अनुसार विभिन्न वर्गों के दूध का मानक वैधानिक यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू मान भारत में निम्नलिखित है। तो देखिए, यानी कि जो SNF% और फैट के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, यानी कि मानक जो दूध होता है वो उसमें SNF की मात्रा पाई जाती है 9.0, और फैट की बात करें तो 6.0% पाई जाती है। पास्चुराइज दूध की बात करें तो SNF की मात्रा 8.5 और फैट परसेंट 4.5%, यानी कि 4.5% पाया जाता है। टोन दूध की बात करें तो SNF 8.5 और फैट इसमें पाया जाता है 3.0%। डबल टोन दूध की बात करें तो डबल टोन दूध में 8.7 से 9.0% SNF की मात्रा, और फैट की बात करें तो 1 यानी कि 1.5% पाई जाती है। स्प्रेटस या स्किम्ड दूध की बात करें तो एसएनएफ की मात्रा की बात करें तो 8.7% और फैट की बात करें तो 0.5% पाई जाती है। गाय के दूध की बात करें तो गाय का जो दूध होता है उसमें एसएनएफ की मात्रा 8.5 और फैट परसेंट पाया जाता है 3.5%। भैंस के दूध की बात करें तो एसएनएफ की मात्रा इसमें 9.0% पाई जाती है और फैट की बात करें तो 5.0% पाई जाती है। भेड़ बकरी का जो दूध होता है उसमें एसएनएफ की मात्रा तो पाई जाती है 9.0 और फैट की बात करें तो 3.0% पाई जाती है। एसएनएफ की मात्रा तो पाई जाती है 9.0 और फैट की मात्रा पाई जाती है 3.0। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात आती है राजस्थान में वैधानिक मान। ठीक है, यानी कि SNF% और फैट परसेंट, यानी कि गाय का जो दूध होता है उसमें SNF% पाया जाता है 8.5 और फैट परसेंट 3.5%। भैंस के दूध के अंदर SNF की मात्रा की बात करें तो 9.0% और फैट की बात करें इसमें भैंस के दूध के अंदर तो 6.0% फैट परसेंट पाया जाता है। अब बात आती है इसमें टोंड दूध की। तो टोंड जो दूध है उसमें क्रमशः प्रतिशत वसा यानी कि फैट और एसएनएफ की मात्रा जो पाई जाती है वो पाई जाती है 3.0 से 8, यानी कि 3.0 से 8.5% पाई जाती है। वेरी मोस्ट है, याद रखिएगा। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भैंस का दूध का अच्छा स्रोत जो है वह कैसा होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का होता है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। भैंस का दूध कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत होता है। ओके, अब बात आती है हमारी सूक्ष्म तत्व की, यानी भैंस के दूध में मात्रा मिलीग्राम पर 100 ग्राम। फास्फोरस की बात करें तो 268.00% पाई जाती है। कैल्शियम की बात करें तो 264.00
यानी कि मात्रा पाई जाती है। ठीक है, सोडियम की बात करें तो भैंस के दूध में मात्रा जो मिलीग्राम 100 ग्राम पाई जाती है 65 पाई जाती है। और मैग्नीशियम की बात करें तो 0.325 से 0.320 मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। वेरी मोस्ट है ये वाला, तो याद रखिएगा। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारी कि एच टी एस टी पार्श्वीकरण विधि में कौन सा जीवाणु मारने के लिए सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वह किया जाता है यानी कि एम ट्यूबरिकुलोसिस। ठीक है, एम ट्यूबरिकुलोसिस होता है। व्याख्या की बात करें, एच टी पार्श्वीकरण में दूध को 161 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 15 सेकंड तक गर्म करके 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ठंडा करते हैं। इस क्रिया में एम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु को मारने के लिए सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एस लैक्टेज का प्रयोग दूध से दही बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या पूछा गया है, एस टी जो है ना, दूध पार्श्वीकरण की विधि में दूध को गर्म करते हैं तो वह करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है, देख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए हमसे कि दूध के बर्तनों का निर्जमीकृत को मारने के लिए किया जाता है तो वह जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। व्याख्या देखें कि दूध को निर्जमीकृत यानी स्टेरिलाइजेशन करना, इस प्रक्रिया में दूध में उपस्थित हानिकारक तथा लाभदायक जीवाणुओं को उनके जीवाणु सहित नष्ट कर दिया जाता है। दूध को नॉन स्टिक बर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक रखकर निजमीकृत किया जाता है। निजमीकृत दूध से दही नहीं जमता और यह दूध काफी दिनों तक सुरक्षित रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व जो है वह कितना होता है, तो 1.028 यानी कि 28 होता है, यानी 1.028 होता है। ठीक है, यानी कि गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व जो होता है वो 1.028 होता है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। यानी कि व्याख्या देखिए कि दूध का अपेक्षित घनत्व जो होता है, दूध का घनत्व पानी का घनत्व, ठीक है, अपवन में पानी का घनत्व, दूध का यानी कि गाय की जो दूध का अपेक्षित घनत्व होता है वो 1.028 टू 1.030 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। ठीक है, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। भैंस का अपेक्षित घनत्व की बात करें तो 1.030 से 1.032 60 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दूध का अपवर्तनांक की बात करें ना तो 0.54 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 54 डिग्री सेल्सियस औसतन 0.521 डिग्री सेल्सियस से 0.572 डिग्री सेल्सियस होता है। दूध का उपलांक जो क्वथनांक होता है वो 100.15 डिग्री सेल्सियस होता है। दूध की प्रकृति की बात करें तो अम्लीय होता है, 0.12 टू 0.16% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ताजे दूध में अम्लता प्रतिशत जो होता है वह कितना होता है, तो वह होता है हमारा 0.14% होता है, 0.14%। दूध का क्वथनांक बिंदु की बात करें तो दूध का क्वथनांक बिंदु जो होता है वह होता है 100.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड दूध का क्वथनांक बिंदु जो है वह 100.15 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दूध की प्रमुख शर्करा यानी लैक्टोज किससे बनी होती है, तो वह ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से बनी होती है। ए ऑप्शन हमारा यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए कि दूध का शर्करा को कहते हैं, तो दुग्ध शर्करा को क्या कहा जाता है, तो वह लैक्टोज कहा जाता है। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में लैक्टोज की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो वह होती है 1.6666 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए, तो वह पिलानी चाहिए 10 दिनों तक। ठीक है, इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नवजात बछड़े, क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नवजात बछड़े की देखभाल में सम्मिलित करें, जन्म के 1 घंटे के अंदर अंदर कोलेस्ट्रॉम पिलाना चाहिए, तो ए ऑप्शन हमारा यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दूध में स्ट्रिप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है, तो स्ट्रिप कप टेस्ट से मेस्टाइटिस
बीमारी का पता लगाया जाता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखें तो दूध में मिलावट के परीक्षण की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिप कप टेस्ट, ठीक है, थनैला रोग यानी मेस्टाइटिस से संक्रमित दूध, ठीक है। हंसा परीक्षण की बात करें तो गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट हेतु, ठीक है। यूरिया परीक्षण की बात करें तो पैराडाई मिथाइलेमीन बेंजाइन एल्डिहाइड मिलाने पर यूरिया गहरा पीला रंग देती है, ठीक है। निकेल की बात करें तो देसी घी में वनस्पति तेल की मिलावट हेतु, और हिमाग बिंदु परीक्षण की बात करें तो पानी की मिलावट हेतु, और ओलेजीराइन ओल्जीराइन की बात करें तो दूध का पीएच या ताप स्थिरता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दूध नमूने में गाय दूध तथा भैंस दूध की पकड़ होती है तो वह होती है हंसा परीक्षण के द्वारा, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दूध में स्टार्च मिलावट की जांच की जाती है तो वह आयोडीन विलयन से की जाती है, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। व्याख्या की बात करें तो आयोडीन परीक्षण जो है दूध में स्टार्च की मात्रा ज्ञात करने हेतु, और नाइट्रेट परीक्षण की बात करें तो दूध में वर्षा जल की मात्रा ज्ञात करने हेतु यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दूध में अम्लता परीक्षण के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि दूध में प्रोटीन किस रूप में उपलब्ध रहता है तो दूध में जो प्रोटीन होता है वो यानी कि क्लोइडल निलंबन के रूप में विकसित होता है। दूध में जो प्रोटीन है वो किस रूप में उपलब्ध रहता है? क्लोइडल निलंबन रूप में, ठीक है। अब बात आती है दूध में मुख्यतः 3 प्रकार की प्रोटीन होती है, कैसीन, लैक्टोएल्ब्यूमिन तथा लैक्टोग्लूबिनिन पाई जाती है। दूध प्रोटीन में 80% कैसीन होती है जो दूध के अंदर पाइस यानी क्लोराइड के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे कि दूध का सबसे सामान्य अपमिश्रक जो है वह कौन सा होता है तो यानी कि यूरिया, साबुन का पाउडर या शर्करा, इनमें से कोई नहीं, तो यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। यानी कि दूध में जल, घी में वनस्पति घी अथवा चर्बी आदि सामान्य अपमिश्रक साधारणतः मिलावट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मक्खन में चर्बी वसा का प्रतिशत जो मात्रा है ना वह कितनी होती है तो 80% होती है, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये लीजिए, ये इसकी व्याख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, देखिए कि पूर्णतः दूध से बने खोए में प्रोटीन जो मात्रा होती है वह लगभग कितनी होती है तो पूर्णतः दूध में बने खोए में जो प्रोटीन प्रतिशत होती है ना तो वह 10 होती है, 15 होती है, 20 होती है या 25 होती है, तो राइट ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा, यानी कि 15% होती है। सॉरी, 15% नहीं होती, 20% होती है, यानी कि जो गाय के दूध में से बने खोए में जो प्रोटीन की मात्रा जो होती है ना वह लगभग 20% होती है। 15 से 20 कई बार ऑप्शन दिया जाता है, तो 20% आप यानी कि राइट करेंगे, एंड थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गाय के दूध में वसा प्रतिशत जो होती है वह कितनी प्रतिशत होती है तो गाय के दूध में वसा प्रतिशत होती है वह होती है 4 से 5%, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गाय के घी में जो वसा की मात्रा होती है यानी फैट की जो मात्रा होती है वह कितनी होती है तो 99% से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस जानवर के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है तो वह होती है भेड़ के अंदर, कितनी होती है 7.9% होती है, 9% होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस पशु के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है तो वह होती है किसमें तो वह होती है हमारी भैंस के अंदर, ठीक है। इसमें भेड़ ऑप्शन में नहीं दे रखा तो आपने भैंस करेंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है भदावरी भैंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामान्य दूध से खीस में कितने गुना अधिक प्रोटीन पाई जाती है तो वह पाई जाती है 3 से 5%। सामान्य दूध में प्रोटीन 3.5% और खीस में प्रोटीन जो पाई जाती है 17.5% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दूध से क्रीम को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है तो वह अपकेंद्रीय विधि द्वारा पृथक किया जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्रीम निकालने हेतु दूध का तापक्रम लगभग कितने डिग्री सेल्सियस रखते हैं? तो वह रखते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बिटेरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बिटेरोमीटर से दूध का वसा प्रतिशत मापा जाता है। ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यानी कि इसकी ये थ्योरी है, आप देख सकते हैं। चलो एक बार मैं एक्सप्लेन कर ही देती हूँ मैं। व्याख्या की बात करें तो देखिए, तो दूध में वसा बिटेरोमीटर की सहायता से गर्बर विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। गर्बर नली जिसमें बिटेरोमीटर, यानी कि जो गर्बर नली है ना, जिसे हम बिटेरोमीटर कहते हैं, एक निश्चित मात्रा यानी कि 10.75 मिली में दूध लेकर उसके प्रोटीन को गंधक के तेजाब से विघटित कर दिया जाता है। तत्पश्चात इसमें एमाइल अल्कोहल यानी कि 1 मिली डालकर दूध मिश्रण का पश्च तनाव कम कर देते हैं। और ये जो है ना, यानी कितनी मात्रा ली जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, और बिटेरोमीटर के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिटेरोमीटर को मिश्रण सही स्ट्रूफ्यूज या बराबर यानी कि गर्बर मशीन में, यानी कि स्ट्रूफ्यूज या गर्बर मशीन में लगभग 1100 चक्कर प्रति मिनट की दर से 5 मिनट तक घुमाते हैं। वसा हल्की होने के कारण बिटेरोमीटर के ऊपर स्केल पर या स्केल पर आ जाता है, जिसे माप लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? तो वह गर्बर विधि की द्वारा लगाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गर्बर टेस्ट का जो उपयोग किया जाता है वह किसमें किया जाता है? तो दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि गर्बर विधि का जो उपयोग परीक्षण हेतु करते हैं, तो वह वसा परीक्षण के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? वसा परीक्षण के लिए किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध में कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है? तो वह 10.75 मिमी यूज की जाती है। यानी कितनी प्रतिशत की जाती है? 10.75 मिमी यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उच्च गुणवत्ता का खोआ बनाने के लिए किसका दूध का अच्छा माना जाता है? तो किसका दूध अच्छा माना जाता है? तो वह भैंस का दूध होता है। ठीक है, सामान्यतः भैंस के दूध में 20 से 23% तथा गाय के दूध से 18 से 20% खोआ प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? तो वह लैक्टोमीटर होता है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध मापी में मशीन यानी कि जो दूध मापी में जो निशान लगे होते हैं, दूध मापी में जो निशान लगे होते हैं वह कितने होते हैं? तो वह 0 से 40 होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दूध मापी में निशान लगे होते हैं 0 से 40। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने में, दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने में किसका अनुमान लगाने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है अपेक्षित घनत्व का। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जिस दूध में वसा नहीं होती उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? स्किम्ड मिल्क कहा जाता है। यानी सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्किम जो दूध होता है, पूर्ण दूध में से लगभग संपूर्ण क्रीम निकालने के बाद पाउडर बना लिया जाता है, जिसमें वसा 0.3% तथा यानी कि जो होती है, नमी जो होती है वो 3% होती है। स्किम दूध को नॉन फैट दूध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दूध कहा जाता है, तो वह कहा जाता है कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। यानी थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यानी कि ये इसकी थ्योरी है, देखिए व्याख्या है इसकी, देख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि खीस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? खीस को शरीर भार में 20% दर से देना चाहिए, ये सही नहीं है, क्योंकि 10% दिया जाता है और इसमें 20% लिख रखा है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, खीस जो ब्याने के बाद प्रथम दूध होता है में की अधिकतम मात्रा जो होती है वह होती है किसकी? तो वह होती है प्रोटीन की मात्रा होती है। ठीक है, अधिकतम जो मात्रा होती है ना कोलेस्ट्रॉल में, तो वो किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। यानी थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गाय के बछड़े को जन्म से 3 हफ्ते तक दूध पिलाने की दर प्रतिदिन बछड़े के वजन की होनी चाहिए, तो वह होनी चाहिए 10%। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बछड़े के आहार स्वरूप खीस का
प्रमुख कार्य जो है वह क्या है, तो रोग प्रतिरोधकता को शक्त करने के लिए, यानी थर्ड ऑप्शन यानी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा कोलेस्ट्रॉम में सबसे अग्रणी है, तो वह है खनिज है विटामिन। ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सर्वप्रथम नवजात बछड़ों को पिलाना चाहिए, तो वह पिलाना चाहिए क्या, खीस पिलाना चाहिए, यानी कि कोलेस्ट्रॉम पिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो खीस का अपेक्षित घनत्व होता है यानी कि 1.040 से 1.080 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड्डी को स्तन की हड्डी के रूप में जाना जाता है, तो वह जाना जाता है उरस्ती को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है, तो वह ऊँटनी के दूध में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किसके दूध में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वह ऊँटनी का दूध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऑपरेशन फल के सूत्रधार हैं, तो वह डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ठीक है। इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि ऑपरेशन फंड का लक्ष्य जो है वह क्या है। ऑपरेशन फंड का जो लक्ष्य है वह क्या है, तो वह है यानी कि दूध की पैदावार बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्र में आय बढ़ाना, दूध की उचित मूल्य दिलाना, या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें डी हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऑपरेशन फंड किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फंड जो है वह किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन बढ़ाने की योजना से संबंधित है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऑपरेशन फॉल्ट किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फॉल्ट जो है वो किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें हमसे, देखिए कि पार्श्वीकरण समय तापक्रम संबंध चुनाव में कौन सा सूक्ष्म जीव सूचक के रूप में काम में आता है, तो कौन सा आता है, देखिए तो वह हमारा आता है कोक्सिएला ब्रिनेती। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारे इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गाय के दूध में किसके कारण प्रोटीन वसा एव एसएनएफ घटने लगता है, तो वह घटने लगता है आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मीठे दही में अम्लता प्रतिशत की कितनी मात्रा होती है, तो वह होती है 0.70%। ठीक है। व्याख्या देखें तो दही एक सामान्य किण्वित दुग्ध पदार्थ है। दही दूध में उचित मात्रा में जामन लैक्टिक एसिड डालकर 8 से 10 घंटे तक रखकर प्राप्त किया जाता है। दही की जो अम्लता होती है वो 0.7 टू 0.9% होती है। दही में सुगंध का कारण जो होता है वो डायस्टाइल होता है, और दही जमाने हेतु उपयुक्त तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दही जमाने के लिए उपयुक्त तापमान होता है, तो वह होता है 21 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दूध का किण्वित उत्पाद जो है वह कौन सा होता है, तो वह दही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घी में अधिकतम यानी स्वीकार्य नमी की जो मात्रा होती है वह कितनी होती है, तो 0.5% होती है, यानी ये ऑप्शन हमारे इसमें राइट हो जाएगा। यानी कि व्याख्या की बात करें तो घी में नमी 0.5% से कम होती है। घी में वसा की मात्रा की बात करें तो 99% से अधिक होती है। घी की वसा का निर्माण यानी ट्राइग्लिसराइड वसा अम्लों द्वारा होता है, जो एक अस्तृप्त जमने वाली वसा है। घी में सुगंध डायस्टाइल के कारण आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घी मक्खन एवं घी में विशेष सुगंध का कारण क्या है, तो वह होता है डायस्टाइल। ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दूध के निम्न उत्पादों में से कौन से उत्पाद में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो वह पाई जाती है घी के अंदर। कितने प्रतिशत, 99%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि घी को अधिक तापक्रम पर संग्रह करने से उसमें अम्लता जो होती है वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि साधारणतः घी में सेम्पोनिन किकेशन मान कम नहीं होना चाहिए, तो किसके के अनुसार कम नहीं होना चाहिए, तो 220 तक कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। यानी कि बात करें घी के मानक एक दृष्टि में, तो गाय के घी का जो मानक होता है वो घी का मानक की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मास्टर मान जो होता है वो 26 to 28 होता है। पौसंग के मान की बात करें तो 1.5 से 2.5 होता है। साबुनीकरण की बात करें तो 222 से 226 होता है। मक्खन अफसना की बात करें तो 40.5 से 42.5 होता है। ओली कमल की बात करें तो 1.5 से कम होता है प्रतिशत
कम होता है। और बात करें क्रिस्टल मान की तो 22-25% होता है, और पानी की बात करें तो 0.5% कम होता है। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, पनीर में शुष्क पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा यानी फैट जो पाया जाता है वह पाया जाता है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूध से पनीर बनाने में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक प्रक्रिया जो है वह है अम्लीय संघनन, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है। थ्योरी की बात करें यानी व्याख्या की बात करें तो गर्म दूध को अम्ल यानी कि एसिड द्वारा फाड़ कर तैयार किया गया पदार्थ पनीर कहलाता है। सामान्यतः गाय के दूध से 14% यानी 14% तक, भैंस के दूध से 20% छना या पनीर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दूध का यानी CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुण तो होगा, तो वह कितना होगा 1.028 हो जाएगा। ठीक है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, सामान्य दूध वसा के रख रखाव के लिए कुल राशन में NDF महत्वपूर्ण है, तो वह है 36%। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूध के बर्तनों की स्वच्छता का प्रमुख उद्देश्य जो है यानी कि क्या उद्देश्य है, तो नाशक जीवों को मारना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा, और ये इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया सबसे अंत में करनी चाहिए, तो वह करनी चाहिए एन की सफाई। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि राजस्थान में पशुधन की अधिकतम होने के बावजूद दूध व्यवसाय अविकसित अवस्था में है, इसका कारण क्या है, तो इसका क्या कारण है, देखिए कि यह अच्छी किस्म के पशु की कमी है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा।